हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं सीआरटी, है ना। सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब। कल देखा था हमने सीआरओ का, है ना। वो पिछला लेक्चर जरूर जरूर एक बार रिवाइज कर लें, तो आपको आगे के लेक्चर आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। तब बस कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि सीआरटी क्या होती है, इसका ब्लॉक डायग्राम, इसकी वर्किंग समझाइए। तो जैसे कल सीआरओ में बताया था मैंने, इसके पार्ट्स को एक के बाद एक, एक के नीचे एक कॉलम वाइज समझा करके हर पार्ट को एक्सप्लेन करना है। फिर उसका उसकी कार्यविधि वर्किंग डिटेल में लिखना है। पहले उसका ब्लॉक डायग्राम बनेगा सबसे पहले, है ना। फिर उसके मेन पार्ट्स और हर पार्ट को सेपरेट सेपरेट एक्सप्लेन करना अलग अलग, फिर ब्लॉक डायग्राम। और मेरे हिसाब से तो हर क्वेश्चन में ऐसे आंसर लिखिएगा तो उसमें क्या रहता है कि आपका पेज भी भरा जाता है और दिखने में भी सुंदर लगता है, सिस्टमेटिक। और आपको जो मार्क्स रहते हैं, नंबर, वो भी अच्छे मिलते हैं। तो शुरू करते हैं हम कैथोड रे ट्यूब, है ना। कैथोड रे ट्यूब क्या होती है? तो ये कैथोड रे ट्यूब एक ग्लास की एक ट्यूब रहती है। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है कि कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी एक स्पेशल ज्योग्राफिक शेप की, यानी कि इसका एक विशेष शेप होता है। और ये किसकी, वैक्यूम ट्यूब की होती है, ग्लास की बनी होती है। वैक्यूम ट्यूब यानी इसमें एयर नहीं जाती, पूरी एयर टाइट रहती है ये, है ना। जैसे आपने देखा होगा, मैंने कल बताया था पिछले लेक्चर में, आप सुनना, पुरानी एलसीडी एलईडी आ गई आजकल। तो पहले जो आपकी पुरानी टीवी यूज होती थी, उसमें जो पीछे पूंछ टाइप जो रहती थी पूरी, है ना, पिक्चर ट्यूब जिसको बोलते थे दुकानदार और हम आम भाषा में, देखिएगा आप लोग, है ना। और आपसे मेरी फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे नोट्स और फोटोज़ के अलावा भी नोट्स बनाते जाइए, है ना। और मैं जो फोटोज़ वीडियोस लेक्चर भेज रहा हूँ, भेजे थे या भेज रहा हूँ या भेजूंगा, उसको तो आप पढ़िए, नोट्स बनाइए। बाकी साथ में गूगल, और आपके जो गूगल पे है या फिर यूट्यूब पे, जहाँ भी आपको उचित लगे, जो आपके सिलेबस में से टॉपिक निकालिए और टॉपिक वाइज सर्च भी कीजिएगा, है ना। सिलेबस में कुछ छूट नहीं जाए, है ना। वैसे ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो ये आपका रहता है सीआरटी, है ना। ये वैक्यूम ट्यूब रहती है, जो कि क्या करती है, सीआरटी का मेन काम क्या रहता है इसका, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में परिवर्तित करती है। विजुअल सिग्नल क्या होता है, यानी विजुअल का मतलब होता है देखना। तो उसमें आपको दिखाती है, जैसे वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी दिखती है कि नहीं दिखती। बाकी सीआरओ के माध्यम से हम टीवी उस स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये उसमें आपको परिवर्तित करती है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या नॉन विजिबल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में, या विजिबल यानी जिसको हम देख सके उस सिग्नल में परिवर्तित करती है, हमको दिखाती है। इसके मेन पार्ट्स क्या क्या रहते हैं, देखो, इलेक्ट्रॉन गन फोकसिंग एंड एक्सेलरेटिंग एनोड, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, है ना। इलेक्ट्रॉन गन असेंबली बता दें। फिर इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप, फिर उसके बाद फ्लोरोसेंट स्क्रीन, है ना। इसे हम ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। ट्रांसड्यूसर ऐसे मटेरियल रहते हैं जो कि सिग्नल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि लाइट को विद्युत में, है ना। मतलब कि पूरा उसका जो सिग्नल है, उसका जो पूरा उसका रूप ही परिवर्तित कर दे, दूसरा रूप में दिखा दे। जैसे कि देखो, वोल्टेज, करंट पता नहीं किस रूप में रहते हैं, दिखते हैं कि हमें ऊर्जा के रूप में, पर हमें वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हम देख सके उस चित्र के रूप में दिखते हैं कि नहीं। तो ये सीआरटी की मदद से संभव हो पाया ना, कि उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में, यानी देखने योग्य सिग्नल में परिवर्तित किया। तो ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं। इसके डायग्राम समझते हैं हम। इसके डायग्राम में आपका क्या रहता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी रहती है इसमें, बेस, जहाँ पे हम जिसके थ्रू हम कनेक्शन करते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स में। तो ये आपका देखो, ये सीआरटी का डायग्राम रहता है, कल सीआर में भी मैंने दिखाया था। इसमें क्या रहता है आपका, ये आपकी ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपकी इलेक्ट्रॉन गन असेंबली रहती है ना। ये इसमें ये 4 पिंस रहती है, दो दो करके, जहाँ से हम इसको कनेक्शन देते हैं। ये आपकी सप्लाई रहती है ना, एक्साइटिंग सप्लाई। एक्साइटिंग किसको एक्साइटिंग करने के लिए, जो आपका ये जो ग्रिड हो या हीटर रहता है, जहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन बीम क्रिएट होता है, उसको सप्लाई देने के लिए बेस रहता है आपका। ये आपका कैथोड का ग्रिड रहता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है। ये आपका ग्रिड रहता है ना। ये इलेक्ट्रॉन बीम के कैथोड के बाद ग्रिड रहता है। फिर ये आपका है एक्सेलरेटिंग एनोड, है ना। एक्सेलरेटिंग एनोड का आपका हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट, एच डी मतलब, है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा है आपकी। फिर ये फॉस्फर की स्क्रीन रहती है, और ये आपका एक्वेटिक कोटिंग रहती है ये इस पे, है ना। फिर आपके वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेट रहती है, और आपका फोकसिंग एनोड रहता है। ये इसके मेन पार्ट्स रहते हैं।
इसमें सबसे पहले होता है कि जैसे हमारा इनपुट सिग्नल आता है, आप देखना कल के सीआरओ के लेक्चर में, तो यहाँ पर आने के बाद उसमें क्या होता है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम, ये जो गन रहती है इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ पे से आपकी इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है। आपका जो कैथोड रहता है ये आपका इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करता है। और मैंने जो पिछले उसमें बताया था कि एलवी सप्लाई, एचवी सप्लाई, तो लो वोल्टेज सप्लाई तो हमने उसके बाकी पार्ट्स में दी थी, और हाई वोल्टेज सप्लाई अपनों ने सीआरटी में दी। तो सीआरटी में करीब 1000 से 1500 वोल्ट वोल्टेज इसके अंदर क्रिएट हो जाता है, ये जैसी यहाँ पे हम हाई सप्लाई देते हैं इसकी वजह से, है ना। तो कभी गलती से ये फूट जाए या लीकेज हो जाए तो वो बहुत भयंकर ब्लास्ट होती है, या फिर इसका अगर वो विकिरण या रेडिएशन हमारे ऊपर आ जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है ना। इसलिए इसलिए भी आजकल इसका रिजेक्ट होने का मेन कारण ये है, जहाँ पर ये बनती थी पिक्चर ट्यूब, तो वहाँ पे ऐसे हाथ से होते रहते थे पहले, पूरा पहले के टाइम पे जब ये टीवियाँ चला करती थी। तो ये आपकी पिंस रहती है, पिंस से इसमें सप्लाई आती है। फिर उसके बाद आपका ये जो इलेक्ट्रॉन गन सीरीज जो आपकी रहती है, ये इलेक्ट्रॉन गन असेंबली जो रहती है, यहाँ पे आपका कैथोड ने आपको इलेक्ट्रॉन बीम निकाला। फिर इलेक्ट्रॉन बीम निकालने के बाद ग्रिड आपका क्या काम करता है, उसको आपका जो कैथोड है इसको एम्पलीफाई करता है। क्या करता है, उसको आपकी जो सिग्नल है उसको इलेक्ट्रॉन बीम से एम्पलीफाई करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को, सिग्नल को। फिर आपका जो ग्रिड है, ग्रिड अपने उस इलेक्ट्रॉन बीम के उस सिग्नल को क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में करता है, यानी कि उसको और एम्पलीफाई करता है, उसको आगे की ओर फॉरवर्ड करता है, भेजता है। आपका प्री एक्सेलरेटिंग एनोड उसको क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करके उसको और स्पीड से आगे की ओर भेजता है। अब आपका जो प्री आपकी जो फोकसिंग एनोड रहता है, इसका काम क्या रहता है, जैसे कि आपकी जो वेव्स है वो एक एक आपकी वेव या सॉरी आपका जो सिग्नल है या इलेक्ट्रॉन की बीम है वो बिल्कुल एक रेखा में जानी चाहिए, इधर उधर फैलना नहीं चाहिए। तो अगर आपकी ये फैलती है तो ये आपका फोकसिंग एनोड उसको क्या करता है, वापस से उस फैलाव को रोक करके एक सीधी रेखा में एक बीम के रूप में उसको आगे फॉरवर्ड करता है कौन, फोकसिंग एनोड। फिर आपको कल इसका वर्क बताया था मैंने, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट का क्या काम रहता है ना। फिर उसके बाद फाइनली आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम रहता है वो, और आपकी इलेक्ट्रॉन बीम के साथ जो आपका सिग्नल जो आया है वो फाइनली यहाँ पे स्ट्राइक करता है स्क्रीन के ऊपर, है ना। स्ट्राइक करता है, उससे टकराता है ना। फिर उसके बाद जब हम एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे एक आपका फॉस्फोर स्क्रीन आपका है ना, चमकीला पदार्थ है। ये चमकीला पदार्थ देखो, ये शब्द लगा है, ये आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल रहता है जो चमकीला पदार्थ रहता है। फ्लोरोसेंट का मतलब होता है चमकने वाला। ये एक्वेटिक कोटिंग का भी काम यही रहता है कि जैसे कि आपका ये इलेक्ट्रॉन बीम इधर उधर जाती है तो ये उसको वापस रिफ्लेक्ट करके उसी इसी इलेक्ट्रॉन बीम में सीधी रेखा में वापस रिटर्न पहुंचा देता है। तो आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट इमेज क्रिएट करके आपको इस इलेक्ट्रॉन बीम को के माध्यम से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन को चमका देगा पूरा, है ना। फिर आपका जो सिग्नल जो भी इस प्रकार का सिग्नल रहेगा आपका उस स्क्रीन पे उसकी इमेज बन जाएगी, है ना। अब ये स्क्रीन पे देखो फॉस्फोर की कोटिंग रहती है, और ये आपकी स्क्रीन जो रहती है उस पर एक पतली मेटल की फिल्म रहती है धातु की, और उस पर कोटिंग रहती है आपकी जिंक ऑक्साइड की या दूसरे मटेरियल की, है ना। जैसा भी आपको जिस कलर में देखना हो, ग्रीन है, रेड है, जिस कलर में, उस कलर के हिसाब से उस मेटल की या मेटल ऑक्साइड की परत इस पर होती है, और फॉस्फोर उस पर आपकी जो इमेज चमकीली दिखती है वो फॉस्फोर की मदद से दिखती है। तो ये आपकी पूरी स्क्रीन रहती है। तो आपका सीआरटी का वर्किंग भी हो गया। अब आपका एक टॉपिक आता है टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर क्या होता है, क्या क्वेश्चन आता है कि टाइम बेस्ड जनरेटर समझाइए। तो टाइम बेस्ड जनरेटर इसमें आपको मैं समझा रहा हूँ, पर आप यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा टाइम बेस्ड जनरेटर का। टाइम बेस्ड जनरेटर को हम स्विप जनरेटर भी कहते हैं, है ना। टाइम बेस्ड जनरेटर जो आपका रहता है ये क्या रहता है, ये एक ऐसा सर्किट है जो करंट आई मतलब करंट वी मतलब वोल्टेज एक्सेल मतलब आदि का टाइम के अकॉर्डिंग या टाइम के अनुसार सीआरओ में या टाइम के अकॉर्डिंग लीनियर ग्राफ बनाता है, यानी रेखीय ग्राफ बनाता है। जैसे कि हमने सीआरटी में देखा कि हमारा सिग्नल अगर हम डायरेक्ट भेजेंगे तो वो हमें पता नहीं चलेगा कि कैसा दिख रहा है क्या नहीं है। अब जैसे कि आपका अल्टरनेट करंट, अब अल्टरनेट करंट ये कैसे रेखीय जा रहा है। रेखीय का मतलब क्या होता है बेटा, जो टाइम के हिसाब से बढ़े, या किसी दो चीज़ की हम तुलना कर रहे हैं
तो इसके या इसके रिस्पेक्ट में ये बढ़े, ये इस प्रकार से है ना, या फिर जैसे कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। इस प्रकार से रेखीय सिग्नल रहता है। तो एसी हमें जो एसी हमें जो दिखता है वो लीनियर एसी दिखता है हमें सीआरओ में। अब वो ज़रूरी नहीं कि ओरिजिनल जो एसी आपके तारों में बह रहा हो वो ऐसा ही हो, वो भाई नॉन लीनियर होगा तो पता नहीं उसका शेप कैसा है क्या है, हम नहीं कह सकते। ये तो हमें सीआरओ में लीनियर सर्किट, लीनियर ग्राफ दिखता है, इसलिए हम बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ का ये डायग्राम है। अगर वो अरेखीय हुआ यानी कि टाइम के हिसाब से पता नहीं कैसा भी घट बढ़ रहा है तो उसकी हम शेप पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आप कैसे पता चला कि भाई मेरा कोई भी वेव ऐसे जा रही है। हम देख के था ना कि ये जीरो टाइम, ये यहाँ से यहाँ तक वेव का पूरा आने में जो टाइम लगा टी, है ना, यहाँ से यहाँ तक t/2, ये t/2, यहाँ तक t/4। तो ये हमें टाइम के अनुसार आपकी जो आप सीआरओ की स्क्रीन पे भी देखना, उस सीआरओ की स्क्रीन पे आपको ये इस प्रकार से एक ग्राफ पेपर कैसा रहता है अपना, उसमें अलग अलग जो आपके ब्लॉक खंचे रहते हैं, है ना। तो हर ब्लॉक को अपन मान लेते हैं कि भाई ये एक ब्लॉक का 0.5 सेकंड का, या 0.1 माइक्रो सेकंड का, 0.2 सेकंड का, जैसा आपको उसमें सेट करना हो आपको टाइम डिवीजन, उस हिसाब से आपका ये टाइम बेस जनरेटर यूज़ होता है ना। टाइम बेस्ड जनरेटर जो क्या रहता है आपका, वो भी अपने पिछले सीआरओ में उसमें देखना आप, एक हेल्पफुल सर्किटरी रहती है जो एम्पलीफायर के पहले लगा रहता है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के। उसका काम ये रहता है कि आपका जो सिग्नल है उसको टाइम के अनुसार रेखीय बनाना और उसको टाइम में डिवाइड करके भी आपको दिखाना है ना। तो आपको ये ग्राफ टाइप स्क्रीन रहती है आपके सीआरओ की भी। तो उसमें जैसे कि आपके ये ग्राफ है अलग अलग, इस ग्राफ में आपका जैसे ये ऐसे सिग्नल जा रहा है तो यहाँ पे ये स्लॉट रहते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 0.2 सेकंड या 0.5 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेकंड। ये उसमें अलग अलग हर सिग्नल के लिए रहते हैं, चाहे आपका सिग्नल रेक्टेंगल हो, ट्रायंगुलर, सॉटूथ हो, यानी कि सॉटूथ सिग्नल आपका इस प्रकार से रहता है ना। ये जैसे आरी के दाते रहते हैं उस टाइप से, है ना। बहुत सारे सिग्नल रहते हैं तो उनको टाइम के हिसाब से उसको टाइम के हिसाब से लीनियर यानी रेखीय बनाना, है ना। उससे हमें ग्राफ बनाने में आसानी रहती है। सिग्नल का आकार प्रकार कैसा, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उसका फेज डिफरेंस क्या है, ये सब देखने में हमें आसानी होती है। तो ये सिग्नल को ऐसा बनाता कौन है, टाइम के अनुसार टाइम डिवीजन या टाइम के अनुसार उसको रेखीय कौन बनाता है, आपका टाइम बेस्ड जनरेटर। ये इसी को आप क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है स्वीप जनरेटर। तो ये आपका मेनली कहाँ पे यूज़ होता है, आपका सीआरओ में इसका मेन यूज़ होता है। इसका आउटपुट आपको क्या करता है, इसका काम आउटपुट को लीनियर करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के अनुसार लीनियर बनाना। जैसे कि टाइम अगर बढ़ रहा है तो सिग्नल बढ़ रहा है कि नहीं, अपना घट रहा है तो घट रहा है कि नहीं, ताकि हम उसको सिग्नल को अच्छे से एनालाइज, उसको आकलन कर सके, उस पर शोध कर सके, उसको समझ सके, है ना। यानी हमारी जो भी सीआरओ स्क्रीन पर इमेज या वेवफॉर्म है वो लीनियर होनी चाहिए। इसका वो यूज़ कहाँ पे होता है, आपका रेडार में, है ना। टाइम मेजरमेंट में यूज़ होता है इसका, टाइम मॉड्यूलेशन में यूज़ होता है, टेलीविज़न में यूज़ होता है इसका, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज़ होता है, जहाँ पे आपको टाइम की ज़रूरत हो। जैसे डिजिटल सिग्नल है आपका, है ना, डिजिटल सिग्नल में टाइम का कितना महत्व रहता है आपका, है ना। जैसे हमने पढ़ा भी है कि भाई डिजिटल सिग्नल जो टाइम के अनुसार जैसे प्रत्यावर्ती धारा जो समय के अनुसार परिवर्तित होती है, वो डिजिटल आपका जो समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें, तो ये V/T के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ने पर टाइम भी बढ़ेगा, या फिर कांस्टेंट रहना चाहिए। आपको बीच में आप रोक कर भी सिग्नल को देख सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। नहीं तो आपका सिग्नल अरेखीय रहेगा या चलता जाएगा तो आप उसको देख नहीं सकते हो, है ना। तो ये जैसे आपको देखो इस प्रकार से ग्राफ दिखाता है ये जैसे मेरी कोई वेव जीरो से स्टार्ट हुई, वो इनिशियल पॉइंट रहता है, तो उसको वहाँ से वहाँ तक जो बढ़ने में टाइम लगा तो वो आपका क्या कहलाता है। जैसे कि ये मेरी वेव है, जीरो से स्टार्ट हुई, ये इनिशियल पॉइंट से इसके मैक्सिमम पॉइंट तक गई, तो ये तो आपका क्या हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज। अगर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करूँ मैं बात, है ना। अच्छा, आपका टाइम बेस्ड जनरेटर भी दो रहते हैं, वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर और करंट टाइम बेस्ड जनरेटर। जनरेटर कुछ भी नहीं, जैसे यहाँ पे अगर हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज देख रहा हूँ
तो वो आपका वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की जगह पे करंट ले लूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं करंट का वेवफॉर्म देख रहा हूँ या उसको करंट की लीनियर वेवफॉर्म क्रिएट कर रहा है ये, तो वो आपका करंट टाइम बेस्ड जनरेटर है ना। या फिर टीवी रिसीवर में भी यूज़ होता है ना। तो दो टाइप के रहते हैं, वोल्टेज बेस और करंट टाइम बेस जनरेटर होते हैं ये, है ना। तो जैसे कि आपका ये यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम पहुँचा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसको टाइम लगा मैक्सिमम पॉइंट, 0 पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचने में, या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने में, यहाँ तक ये वेव बढ़ी, वो आपका क्या कहलाएगा, स्वीप टाइम, है ना। यहाँ पे वेव इंक्रीज हो रही है, फिर अब क्या अपने देखते हैं अपना, फिर अपना सिग्नल क्या होता है, डाउन होने लग जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपना जो वेव जो या ये टाइम आपका जहाँ पे वेव फॉर्म डिक्रीज हुई, वो आपका रिस्टोरेशन टाइम कहलाता है। यानी कि इसके बाद आपकी वेव फिर से वापस से क्रिएट हो जाएगी। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इस आपका स्वीप टाइम, और फिर वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रिस्टोरेशन टाइम, और टोटल टाइम आपका क्या हो जाएगा, टी एस प्लस टी आर, यानी कि रिस्टोरेशन टाइम प्लस स्वीप टाइम, है ना। और कहाँ पे यूज़ है आपका इसका, ये आपका जो रहता है आपका मेजरमेंट में यूज़ होता है ये, है ना। इसमें अलग अलग मेथड्स है इसमें, है ना। स्लोप, स्वीप, स्पीड, इसमें एरर भी आप मेजर कर सकते हो, है ना। कौन कौन सी एरर आती है इसमें, ये सारी कौन कौन सी एरर भी ये बताता है, सारी इसमें डिटेल है। वो डिटेल नोट्स चाहिए तो इसके फ़ोटोज़ मैं आपको भेजूंगा, आप नोट्स बना लीजिएगा ना। फिर डिस्प्लेसमेंट एरर, ट्रांसमिशन एरर आती है इसमें। अच्छा, ये क्या करता है आपका आउटपुट सिग्नल को, बताया मैंने जैसे लीनियर क्रिएट करता है, नहीं जो ड्रॉ करता है या आपकी इमेज को चित्रित करता है, इमेज बनाता है, वो आपकी टाइम के रिस्पेक्ट में लीनियर रहती है। जैसे कि लीनियर आउटपुट वोल्टेज या करंट की इमेज, जैसे कि ये मैंने बताया था टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज की इमेज, है ना। इस तरीके से ये आपकी, है ना। ये किसी को देखना आपने वोल्टेज करंट की बनानी हो, तो वोल्टेज बढ़ने पे करंट बढ़ेगा, तो ऐसे बनेगी। आपने देखा है ना, तो ना पिछले वीडियो वाली। और आपको शायद ये टॉपिक आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या ईडीसी में या एलआईसी में कहीं वहाँ पे भी मैंने जो 2-3 सब्जेक्ट बोले मिल सकता है आपको, है ना। और क्या करता है आपका सीआरओ में, क्या करता है लीनियर आउटपुट वेवफॉर्म को डिफ्लेक्शन प्लेट पर भी भेजता है ये, या फिर यस स्वीप इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को ये लेफ्ट टू राइट भी स्वीप कराता है ना। ये कहाँ पे यूज़ होता है आपको, आपको ये टीवी रिसीवर में ऊपर बता चुका हूँ यूज़ में, है ना। दो टाइप के रहते हैं ये। ठीक है गाइस, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आपका अगली वीडियो में।